जैसा कि हम धर्म के सिद्धांत पढ़ रहे थे, आपको पता ही है, और उनमें से धर्म के 2 सिद्धांत अपन पढ़ चुके हैं। आपको पता है कौन कौन से? तो सहिष्णुता और अहिंसा। सहिष्णुता का अर्थ अपन ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सहिष्णुता का अर्थ होता है सभी धर्मों के प्रति आस्था। मतलब जो अशोक था उसकी सभी धर्मों के प्रति आस्था क्या थी? समानता। भले कोई भी किसी भी धर्म का अगर व्यक्ति उससे सहायता मांगने चला जाए तो वो उस व्यक्ति की भी सहायता करता था, भले वो बौद्ध धर्म का हो या नहीं हो, तो भी वो उसकी सहायता करता था। इसको अपन कहते हैं सहिष्णुता। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। आप कह सकते हो महात्मा गांधी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप बता सकते हो महात्मा गांधी। अहिंसावादी व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। तो 2 चीज अपन पढ़ चुके थे, सहिष्णुता और अहिंसा। अब अगले में आते हैं अपन आडंबरहीनता। अपन कहते हैं कि जो धर्म में होते हैं, धर्म में क्या होता है, अलग अलग ऐसे ही नियम बनाते लोग। आडंबरता मतलब अपन कह सकते हैं कि बलि चढ़ाना। पहले क्या होते थे, बड़े बड़े बेलों की क्या चढ़ाई जाती थी? बलि चढ़ाई जाती थी। तो वो क्या होती है, धर्म में अर्थहीन कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं आडंबरहीनता है, वो धर्म के अनुसार नहीं है। बलि चढ़ाना कोई भी धर्म नहीं कहता है। सेकेंड नंबर, धर्म में अंधविश्वास। आपको पता धर्म में अंधविश्वास कितने होते हैं आजकल? क्या भाई हाँ वो कर दो, आपको क्या हो जाएंगे, आपके जो भी मनोकामना होगी वो क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो जो धर्म में आडंबरता है, आप समझ गए, आडंबरता मतलब धर्म में जो अंधविश्वासी चीज है। अब मैं बताना नहीं चाहूंगा आपको कौन कौन से अंधविश्वासी चीजें हैं, लेकिन अपन उसमें से जो उसने प्रथम अभिलेख में ये कहा, अपने प्रथम अभिलेख में बताया गया था कि क्या नहीं चढ़ानी है अपन को? पशु की बलि नहीं चढ़ानी है। और दूसरे अभिलेख में ये कहा कि पशु और मनुष्य की चिकित्सा सेवा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मतलब हमें पशु की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पशु के शरीर को देखेंगे तो वो पशु का शरीर मानव के लिए उपयोगी है। अगर अपन को कोई भी आज टेस्ट करना हो तो अपन सबसे पहले किस पर टेस्ट करते हैं? पशुओं पर। और उसके बाद में अगर पशुओं पर कोई असर दिखता है, बंदर पर कोई असर दिखता है, तो उस दवाई का प्रयोग किस पर होता है? मानव पर। और अगर आप उसी पशु को क्या कर दोगे? मार दोगे, तो आपके क्या काम का? तो वही चिकित्सा क्षेत्र में भी पशु काम आते हैं। और सेकंड नंबर पर प्रथम अभिलेख में यह कहा गया था कि हमें पशुओं की बलि नहीं चढ़ानी है। और जो भी समाज में धर्म में जो अंधविश्वास है उन्हें हमें क्या करना है? खत्म करना है। इसे अपन क्या कहते हैं? आडंबरहीनता। उसके बाद में लोक कल्याण। देखो जैसा नाम है वैसा ही अंदर है। लोक कल्याण, लोगों के लिए कल्याण के लिए क्या क्या करेंगे? वृक्षारोपण। क्योंकि उस समय तुम्हें पता है, आपको पता ही है सबको, कि उस समय कृषि ज्यादा होती थी, और कृषि ज्यादा होने के लिए वृक्ष की जरूरत थी। खेतों के चारों तरफ अपन कह सकते हैं सुरक्षा के लिए भी किसकी जरूरत थी? वृक्ष की। तो वृक्षारोपण, कुएं, आपको ही पता है ट्यूबवेल की सुविधा तो थी नहीं उस समय, तो ज्यादातर क्या थे? कुएं। निर्माण कार्य सभी के लिए, हित के लिए, और सभी के हित के लिए क्या किए जाते थे? ज्यादा से ज्यादा निर्माण कार्य किए जाते थे। देखो लोक कल्याण, लोगों, आप ऐसे भी कह सकते हो लोक कल्याण का मतलब है लोगों के कल्याण हेतु किए जाने वाले कार्य, उसे अपन क्या कहते हैं? लोक कल्याण। अपने मन से भी आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। क्या लिखोगे? लोक कल्याण का मतलब लोगों के हित के लिए जो कार्य किए थे अशोक ने, वो कौन से थे? लोक कल्याण कार्य थे। उसमें क्या था? वृक्षारोपण थे, कुएं का निर्माण करना था, सभी के हित के लिए परिवहन सुविधा आदि, सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाना, वो सब क्या थे? लोक कल्याण। मतलब अशोक स्वयं अपने धन, अपने राज्य कोष से ये सारा पैसा देकर लोगों का कल्याण करता था, इसलिए अपन इसको कहते हैं लोक कल्याण। उसके बाद में आता है जन कल्याण। लोक कल्याण और एक तरीके से जन कल्याण, एक तरीके से अपन कह सकते हैं सामान्य रूप से सामान्य आम लोगों के कल्याण हेतु कार्य, जो अपन कह सकते हैं शिलालेख कितने पर लिखा हुआ है? 7वें, दूसरे शिलालेख और 7वें स्तंभ पर ये बातें लिखी हुई है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं तो जन कल्याण, जन कल्याण में तो सब आएंगे, आम जनता आएगी, गरीब से गरीब जनता के बारे में उसने जन कल्याण के कुछ नियम बनाए थे कि हाँ ये कोई गरीब व्यक्ति है, उसे गरीब होगा तो उसको अपन आज कह सकते हैं कि 5 किलो अनाज मिलता है कि नहीं मिलता गरीब लोगों के लिए। वैसे ही उसने क्या की थी? अशोक ने योजना बनाई थी, और वो योजना दूसरे शिलालेख और 7वें स्तंभ पर लिखी गई है। देखो शिलालेख जो होता है वो कोई बड़ी चीज नहीं, एक पत्थर ही होता है। एक पत्थर पर कुछ लाइनें, एक लाइन मतलब अपन कह सकते हैं एक स्तंभ की, एक स्तंभ मतलब अपन कह सकते हैं एक लाइन मतलब एक शिलालेख, ऐसे बोल सकते हो। तो ऐसे कितनी लाइनें लिखी अशोक ने? 14 लाइनें। कितनी लाइनें लिखी? 14। तो अपन कह सकते हैं 14 शिलालेख,
तो अशोक के समय कितने शिलालेख लिखे गए थे? 14 शिलालेख लिखे गए थे अशोक के समय। ठीक है। स्तंभ थोड़ा सा अलग होता है। स्तंभ आज अपन कह सकते हैं विजय स्तंभ, आपने सुने होगा, एक लंबा पत्थर होता है, एकदम क्या होता है, एकदम लंबा पत्थर होता है, आप ऐसा कह सकते हो। ये जो लंबा पत्थर होता है ना, उसके सबसे ऊपर, मैं अशोक के समय का शिलालेख आपको बता रहा हूँ, शिलालेख बता दिया, अब मैं अशोक के समय का क्या बता रहा हूँ आपको, स्तंभ। शिलालेख कुछ नहीं होता, एक पत्थर था। जी हाँ, अशोक के जो पत्थर के शिलालेख थे ना, वो एक पत्थर के थे, और जो विदेशों में जो होते थे वो 2 पत्थरों से बनाकर बनाए जाते थे शिलालेख। लेकिन अशोक के जो शिलालेख थे सिर्फ एक पत्थर पर ही जो नियम लिखे होते थे वो सिर्फ एक पत्थर पर ही लिखे हुए होते थे। स्तंभ अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले तो स्तंभ वहाँ पर बनाए जाते थे जहाँ पर बौद्ध धर्म के जो साधु होते, उन जब वो परलोक पहुँचा जाते, मतलब ईश्वर के पास चले जाते, तो उन साधुओं की जो अपन कह सकते हैं राख, उस राख को लेकर यहाँ पर राख डाल दी कि यहाँ पर भाई उस साधु की अब क्या है, राख है। कौन से? बोध गया साधुओं की राख। अब उस पर क्या करेंगे, एक पत्थर रखेंगे, सबसे ऊपर जो पत्थर होगा ना उसके यहाँ पर 4 क्या बने होंगे, शेर है, 4 शेर के चित्र बने हुए। आपने नोट पर देखे कभी? नोट पर पहले आपको शेर बने हुए आते थे, उस टाइप के शेर। कितने शेर होते हैं स्तंभ पर? 4 ऊपर शेर बने होते थे। और उसके बाद में यहां पर एक पशु का चित्र अलग से होता था। किसका चित्र होता था? पशु का चित्र अलग से होता था। सबसे ऊपर पहले 4 शेर, जैसे आपने बचपन में नोटों पर देखे होंगे, अब तो आते बहुत कम है, लेकिन पहले नोटों पर जो शेर आते थे अलग ऐसे बने हुए एक दूसरे के ऊपर, या अपन कह सकते हैं अशोक के या विजय स्तंभ पर जो शेर बने हुए एक तरीके से, या अशोक का जो चिन्ह देखते हैं अपन उस पर भी शेर बना हुआ होता है। तो 4 शेर, उसके बाद में यहाँ पर एक बिंदु होता है, यहाँ पर एक बिंदु है ना, यहाँ पर एक पशु का चित्र बना होता है, कोई भी पशु होता है, कई जगह हाथी का मिलता है। ठीक है, तो एक पशु का चित्र है। उसके बाद में एक उल्टा कमल की तरफ, उल्टा कमल या उल्टी कटोरे की तरह एक आकृति बनी हुई है। कैसे? अर्ध आकार, अर्ध मतलब आधी, कटोरी नहीं कह सकते, कटोरी, वैसे क्या बनी हुई है, यहाँ इस पत्थर को ऐसे आधा काटा हुआ, ऐसे एक तरीके से कह सकते हैं, अर्ध भाग से कटा हुआ है। और ये स्तंभ कहाँ पर बनाए जाते थे? मैंने अभी बताया, जो बौद्ध धर्म के जो साधु होते थे, अनुयायी होते थे, या अपन कह सकते हैं तीर्थ गुरु होते थे, उनकी राख लेकर या उनकी समाधि के ऊपर क्या बनाए जाते थे? स्तंभ बनाए जाते थे। और सेकंड, आपको पता है शिलालेख कोई भारी नहीं, एक पत्थर पर ही खुदाई करके शिलालेख का निर्माण किया जाता है। तो ये स्तंभ और ये क्या होते थे? शिलालेख होते थे। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको कि खरोच लिपि क्या होती है, बुरुश लिपि क्या होती है, ठीक है, ब्राह्मण लिपि क्या होती है जिसको अपन कहते हैं, वो वाली, वो भी बताने वाला हूं आपको। तो दोनों चीज समझ गए। तो जल कल्याण की जो बातें लिखी हुई थी वो किस पर लिखी हुई थी? शिलालेख पर लिखी हुई थी। और शिलालेख पर नियम बनाए गए थे कि गरीब जो लोग हैं उनके लिए ये योजना है। और वो कौन से शिलालेख पर लिखी हुई थी? एक तो सेकंड शिलालेख पर और 7वें स्तंभ पर। ठीक है, याद हो तो कोई बात नहीं तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट याद रखना है। सहिष्णुता, असहिष्णुता, आडमहीनता, लोक कल्याण और जल कल्याण। तो अपन लोक कल्याण मतलब लोगों के कल्याण हेतु, जन कल्याण मतलब जनता के कल्याण हेतु जो शिलालेख पर जो नियम लिखे गए थे वो किस में आते हैं? जन कल्याण। आडमहीनता का मतलब आपको ही पता है, किसी भी धर्म के जो अंधविश्वास है उसको अपन को नहीं मानना। सेकंड नंबर, पहले शिलालेख के अंदर क्या लिखा हुआ है? पशु बलि नहीं देना। ये कौन सा है? आडमहीनता। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, आपको पता ही है। और सहिष्णुता, सभी धर्म के प्रति क्या होनी चाहिए? आस्था होनी चाहिए। ये नहीं कह सकते ये धर्म बुरा है, ये अच्छा है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का प्रश्न है। इस पार्ट में से अगर पूछा जाए तो अपन कह सकते हैं ये पूछा ही जा सकता है 4 नंबर का। आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये 5 पॉइंट। अब देखिए, अब आगे अपन ने कौन सा वंश बढ़ रहे हैं? आप सबको पता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। अंतिम राजा था कौन था? बृहद्रथ। इसको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन। आपको पूछा जाएगा अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ, जो मौर्य वंश का क्या था? अंतिम सम्राट था। उसके बाद में मौर्य वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, देखो बृहद्रथ के जो सेनापति थे जिसका नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की मृत्यु कर दी, मतलब बृहद्रथ को मार दिया। अब देखिए, अब मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया कि 322 ईसा पूर्व में
किस वंश की स्थापना हुई? मौर्य वंश की। अब समाप्ति कब हुई देख लीजिए, 185 ईसा पूर्व। इतना ही मौर्य साम्राज्य चला और मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। पतन होने का प्रमुख कारण क्या था कि बृहद्रथ का जो सेनापति था, जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र था, उसने ही अपने राजा बृहद्रथ को मार दिया और मारने के बाद में एक नया वंश बना जिसका नाम है सुगवंश। जी हाँ, पुष्यमित्र ने जो नया वंश की स्थापना की, उस वंश का नाम क्या था? सुगवंश। क्या नाम था? सुगवंश। तो आप अब कह सकते हो कि जो आपका कौन सा वंश था? मौर्य वंश, वो तो हो गया समाप्त। और उस वंश के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? बृहद्रथ। उसको मारने वाला व्यक्ति कौन था? पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र ने जो नया समाज बसाया, नया धर्म, मतलब अपन कह सकते हैं नई जाति का निर्माण किया, वो कौन सी थी? सुगवंश। कौन सा वंश स्थापित किया? सुगवंश की स्थापना की। अब देखो इस पार्ट में एक छोटा, मतलब 3 नंबर का एक और क्वेश्चन बनता है, 3 या 4 नंबर पर कह सकते हैं, वो है मौर्य वंश की प्रशासनिक नीति। कि हाँ, मौर्य वंश का राजतंत्र कैसे चलता था, वहाँ के लोग कैसे नियमों का पालन करता था, वहाँ पर कैसी कैसी व्यवस्था थी। तो मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, जी हाँ, 10वीं क्लास में ये 4 नंबर का बन सकता है, तो वही 12वीं क्लास में सीधा 6 नंबर का प्रश्न है। जी हाँ, 12वीं क्लास में ये सीधा ये भी 6 नंबर का प्रश्न है। और इस बार अशोक पर आने की सबसे ज्यादा संभावना है। ठीक है, बाकी आ चुके, अब अशोक ही एक बच्चा है, तो दिमाग में रखना अशोक ही आ सकता है। सेकंड नंबर ये भी कितने नंबर का बनेगा आपके 12वीं बोर्ड में? 6 नंबर का, क्योंकि अशोक से ही पूछा जाएगा। तो या तो वो है 6 नंबर आपके पास, नहीं तो सेकंड नंबर ये आपके पास 6 नंबर है। अब अपन पढ़ रहे हैं मौर्य प्रशासन की व्यवस्था। तो देखिए मौर्य प्रशासन की जो व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी अपन को कहां से मिलती है? इंडिका। और दूसरे नंबर अशास्त्र किताब से। अपन को अशास्त्र और इंडिका नामक 2 ग्रंथ से मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आप सब मेरे को सोचकर बताओगे हाथों हाथ अभी के अभी कि इंडिका किसने लिखी? जवाब देना नीचे कमेंट में। और अशास्त्र किसने लिखी? दोनों के दोनों आप जवाब बताना मेरे को कि भाई इंडिका किसने लिखी। और सेल्यूकस के जो आया था 305 में अपने साथ एक राजदूत को लेकर, उसने किसने लिखी वो किताब? इंडिका ने लिखी। सेकंड नंबर आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ठीक है, उसने क्या लिखी थी? अशास्त्र। ये दोनों आपको कमेंट में बताना मेरे को कौन किसने लिखी। ठीक है, तो जो प्रशासनिक जानकारी है वो किससे मिलती है? इंडिका और अशास्त्र दोनों किताबों से मौर्य वंश की प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए आगे, जो योग्य व चरित्र को देखकर ही प्रशासनिक सेवा मिलती थी। मतलब व्यक्ति योग्य है कि नहीं है, सेकंड नंबर उसका चरित्र है अच्छा कि नहीं है, तब उसको गवर्नमेंट नौकरी मिलती है। आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो। मौर्य साम्राज्य में नौकरी ऐसे नहीं मिलती थी, प्रशासनिक सेवा ऐसे नहीं मिलती थी। एक तो व्यक्ति योग्य होना चाहिए और सेकंड नंबर क्या होना चाहिए? उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र भी देखा जाता था और योग्यता भी देखा जाता था। तो ये ध्यान रखना, मौर्य वंश में क्या देखा जाता था? प्रशासनिक सेवा के लिए योग्यता देखी जाती थी और चरित्र देखा जाता था। और इन दोनों को देखने के बाद में उसे प्रशासनिक सेवा के लिए नियुक्त किया जाता था। जी हाँ, आप ये नहीं कह सकते वंश के अनुसार, मतलब अपन कहते हैं राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, वैसी व्यवस्था नहीं थी। वहां पर क्या देखा जाता था? योग्यता प्लस चरित्र, इन दोनों को देखकर क्या दी जाती थी? प्रशासनिक सेवा दी जाती थी। इस प्रशासनिक जो सेवा है, अपन कहते हैं प्रशासनिक सेवा आज कहते हैं वर्तमान में, उस समय इसको क्या कहते थे? उत्पाद परीक्षण। क्या कहते थे? उत्पाद परीक्षण। क्या कहते थे इसको? उत्पाद परीक्षण। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरी देना ही क्या कहलाता है आपको? उत्पाद परीक्षण कहलाता है। अब देखिए जो सेना थी, सेना के 6 शाखाओं में उसको बांटा गया था। तो आप ये भी लिख सकते हो कि मौर्य काल में जो सेना थी वो कितने भागों में बांटी हुई थी? 6 भागों में बांटी हुई थी। अब उनमें से कौन कौन सा भाग है? तो देखिए पहला एक थी पैदल सेना, आपको आराम से याद रहती। अपने युद्ध देखते हो, अभी आपने छुट्टियों में महाभारत बहुत देखी होगी, रामायण बहुत देखी होगी। तो एक तो कौन सेना होती है आपको पता है? पैदल सेना होती है। दूसरी अश्व, घोड़े पर बैठ कर लड़ने वाले सेना। तो पैदल सेना, अश्व सेना, फिर हाथी की सेना। आप इसमें एक पॉइंट और याद रख सकते हो। जी हाँ, कलिंग के युद्ध के बाद उसे बहुत सारे हाथी प्राप्त हुए थे, 500 से अधिक हाथी उसको एक युद्ध के बाद में, मतलब अशोक के साम्राज्य में हाथी बहुत थे।
ठीक है, तो ये याद रखना। अशोक ने के साम्राज्य में क्या थे, हाथी बहुत थे। मौर्य साम्राज्य में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। पैदल, अश्व, हाथी, रथ, ठीक है, बहुत सारे एक साथ में 5-6 घोड़े लगाकर जो बनाया जाता है, आपको पता है वो क्या होता है, रथ। यातायात, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, ठीक है, एक होता है उसके अंदर ऐसे चक्रिया घूमता है, ऐसे चक्कर घूमता है, उससे जो भी व्यक्ति सामने आते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। वैसे हथियार उसे वो आते हैं यातायात में, ठीक है, जिसके सामने अगर कोई भी व्यक्ति आए तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपने हवाई जहाज वाला देखा है ना, पंख, वैसा पंख लगाते थे, दोनों इधर इधर पंख घूमते थे, जितनी सेना आएगी वो सब अपने आप कट जाती थी। बाहुबली मूवी देखी होगी आपने। यातायात। और थर्ड नंबर थी उसकी लाइस्ट, मतलब 6 नंबर कह सकते हैं अपन, नौसेना। तो उसके पास कौन कौन सी सेना थी आप कह सकते हो, पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना, यातायात और नौसेना जो पानी में चलती है, आपको पता ही है, जल सेवा। और वो कहां पर थी, कलिंग में, उड़ीसा में। उसकी पूरी की पूरी नौसेना कहां पर स्थापित थी, उड़ीसा में। जी हाँ, उड़ीसा के भाग में उसने, अपन कह सकते हैं कलिंग को जीतने के बाद में वहां पर कौन सी सेना की थी उपलब्ध, उसने नौसेना। क्योंकि अपन कह सकते हैं व्यापार के लिए भी काम किए, और नौसेना तो आज बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आज तो हिंद महासागर के लिए भी अपन को ज्यादा सेना किसकी जरूरत होती है, नौसेना। उसके बाद में देखो एक पद होता था जिसको अपन आज कहते हैं वर्तमान में गुप्तचर, और उसको उस समय कहते थे पुकारना। गुप्तचर किसी को पुकारते नहीं है, किसी को बताते नहीं है कि मैं तेरी क्या कर रहा हूं, यहाँ पर गुप्तचरी कर रहा हूं। मतलब तेरे जो भी सीक्रेट है, जो भी चीजें है, उस सब को मैं क्या कर रहा हूं, पता लगा रहा हूं, और उसको किसको बता दूंगा, दूसरे को बता दूंगा, गुप्तचर। ठीक है, तो गुप्तचर कह सकते हैं अपन, उसको क्या कहते हैं, पुकार कहते हैं। गुप्तचर को क्या कहते हैं, पुकार। ये क्या करता था, एक तो जनता की, सेकंड नंबर जो मंत्रियों की जो भी गतिविधियां होती उस पर क्या रखता था, नजर। मतलब जनता और मंत्री राज्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, जनता के प्रति, राजा के प्रति कैसे भावना है, जनता दुखी है या नहीं है, जनता के मन में वर्तमान में क्या चल रहा है, वो सारी की सारी जो बातें होती वो गुप्तचर क्या करता था, देखता था। और गुप्तचर किसको आकर बताता था, पुकारता था। ये सोच लो कि गुप्तचर सारी बातें लेकर आ गया और उसके बाद में राजा को पुकारता था। तो गुप्तचर क्या करता था, राजा को पुकारता था, और पुकार कर क्या कहता था कि भाई आपके राज्य में जो एक मंत्री है वो आपको मारने की सोच रहा है। ये सारी चीजें कौन बता सकता था, एक गुप्तचर। हाँ, एक गुप्तचर ही बता सकता है कि राजा साहब आपके जो मंत्री है वो दूसरे राज्य के सेना के साथ मिल चुके हैं, आपको वो मंत्री मार सकता है, आपकी जनता आपके खिलाफ हो चुकी है, आपकी जनता आपसे दुखी है। ये सारी बातें कौन बताता है, एक गुप्तचर बताता है। मंत्री परिषद, इसका मतलब आप समझ सकते हो, अपन कह सकते हैं मंत्री परिषद, जैसे अपन कहते हैं विधान परिषद, ठीक है, वैसे ही मंत्री परिषद आपको पता ही है। देखो मंत्री परिषद मतलब इसकी नियुक्ति राजा वंश व योग्यता दोनों देखता है, क्योंकि बड़े पद पर नियुक्ति करना है। प्रशासनिक सेवा मतलब उसको सैनिक बनाना है, एक तरीके से अपन कह सकते हैं। लेकिन मंत्री परिषद मतलब बहुत बड़ा पद देना, राजा के जस्ट नीचे वाला पद देना। तो उसमें वंश भी देखा जाता था, ठीक है, लेकिन ज्यादा उसकी योग्यता देखी जाती थी। यहाँ पर भी योग्यता है, ठीक है, वंश जरूरी नहीं था, योग्यता ज्यादा जरूरी थी। वो देखकर, और मंत्री परिषद में जो मंत्री को चुनने का जो अधिकार था ना, वो राजा के पास ही था। मतलब जो मंत्री बनाएगा वो कौन बनाएगा, राजा। आपको पता है मुख्यमंत्री ही तो मंत्री बनाता है, कैबिनेट मंत्री कौन बनाता है, प्रधानमंत्री, उसके अनुसार ही तो चुने जाते हैं। तो वो अपन कह सकते हैं प्रधानमंत्री मतलब राजा, मुख्यमंत्री मतलब राजा, और मंत्री परिषद का निर्माण कौन करेगा, राजा ही तो करेगा, मतलब वही कर सकता है। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता था, राजा स्वयं करता था, और उसकी योग्यता देखकर, आज तो आपको पता है कोई योग्यता नहीं देखी जाती, आज तो 10वीं फेल भी मंत्री बन सकता है। तो वो कि मंत्री परिषद की जो नियुक्ति करता था वो कौन करता था, राजा करता था, और योग्यता भी देखता था। उसके बाद में देखो मंत्री परिषद का काम क्या होता था, परामर्श देना, राजा को बताना कि राजा साहब ये काम अगर ऐसे किया जाए तो अच्छा ज्यादा होगा, या नई नई योजना लाना कि साहब अगर हम ऐसा काम करेंगे तो जनता के ज्यादा कल्याण होगा। परामर्श देना, राजा को सही जानकारी देना, राजा अगर कोई काम सही नहीं कर रहा है तो उसको अच्छी जानकारी देंगे। हाँ, राजा उसकी अगर इच्छा होगी राजा की तो उसकी बात मानेगा, लेकिन राजा को परामर्श मतलब बात अपने बताने का अधिकार था मंत्रियों के पास। किसके पास था, मंत्रियों के पास राजा को अपनी बातें बताने का मतलब
जनता की कल्याण की बातें बताने का अधिकार था। आज आपको पता है मंत्रिपरिषद ही तो काम करते, लोगों की जनता के लिए जो नए नए अपन कह सकते हैं नियम लाना, नए नए जो कहते हैं ना योजना लाना, वो कौन लाते हैं? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद किसको बताते हैं? मुख्यमंत्री के बाद में फिर वो बिल पारित होता है वगैरह। वैसा का वैसा मंत्रिपरिषद क्या काम करते थे? राजा को परामर्श देते थे, राजा को जानकारी देते थे और राजा उनकी जानकारी लेकर जनता के हित के लिए काम करते थे। तो आप एक बार इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो।